Welcome to the e-learning class. Myself, Anju Pandey, your SST teacher. Today, I am going to start History Chapter 5, When the People Reveal, 1857 and After. मतलब when the people reveal, मतलब people reveal मतलब इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे कि people ने कैसे रिवील मतलब रिवॉल्ट स्टार्ट किया, क्या रीजन था उन्होंने रिवॉल्ट स्टार्ट किया था और क्या कॉजेस था कि हमारा रिवॉल्ट 1857 हुआ था जो हिस्ट्री में आज मार्क किया गया क्योंकि आज रिवॉल्ट 18 और उसके बाद क्या इफेक्ट्स हुआ हमारे कंट्रीज पर, तो उसके बारे में पूरा फर्स्ट विल गिव द इंट्रोडक्शन अबाउट व्हेन द पीपल रिवील. व्हेन पीपल रिवील मतलब कब पीपल रिवील मतलब कब पीपल्स को महसूस हुआ कि हम लोग को नहीं ब्रिटिश के खिलाफ हम लोग को खड़ा होना, क्या रीजन था कि हम लोग को पीपल के खिलाफ खड़ा. तो फर्स्ट वी नो अबाउट द पॉलिसी एंड द पीपल. पॉलिसी एंड द पीपल मतलब कौन कौन से पीपल्स जो इसमें इंट्रोड्यूस हुए थे एज अ रिवॉल्ट में और क्या क्या पॉलिसी उस समय फॉलो हो रहा था कि इसलिए हम लोग को ये रिवॉल्ट स्टार्ट करना पड़ा. क्लियर. तो फर्स्ट वी नो व्हाट यू मीन बाय द पॉलिसी एंड द पीपल. इस फर्स्ट टॉपिक है अपना आपका इस चैप्टर का पॉलिसी एंड द पीपल. द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश रूल एंड द डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड by the British had produced a displeasure among the Indians. मतलब जो हमारा ब्रिटिश का एक्सपेंशन बहुत तेजी से बढ़ रहा था और डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो इंट्रोड्यूस कर रहे थे ब्रिटिश ने, किसी पर टैक्स इम्पोज कर रहे थे, किसी पर कुछ क्या डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिसी इम्पोज जो हमारे इंडियंस को लिए बहुत ही दर्दनायक था, मतलब बहुत कष्ट देता था. उसके वजह से हमारा ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ. क्लियर. तो द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल एंड डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम मतलब अपने नए नए एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम स्टार्ट करे थे. द ब्रिटिश हैड प्रोड्यूस अ डिस्प्लेजर अमंग द इंडियन. इसकी वजह से हमारे इंडियन में ब्रिटिश के खिलाफ डिस्प्लेजर मतलब उनके प्रति घृणा भावना होने लगा कि हम लोग को एज ए ब्रिटिश के अंडर में नहीं रहना है. दिस डिस्प्लेजर रिजल्टेड मेनी ऑफस्प्रिंग मतलब ये डिस्प्लेजर जो इंडियंस के मन में ये आया ब्रिटिश के खिलाफ, उससे बहुत सा रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ. तुम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे कि ट्राइबल पीपल्स ने कितने रिवॉल्ट स्टार्ट किए थे और बहुत सी पॉलिसी ऐसे था क्यों हम लोग ये रिवॉल्ट स्टार्ट किए, क्या क्या रीजन था. बहुत सा अहम था, खेल था, मुंडा रिविलियंस थे. ये सब जो रिविलियंस क्यों स्टार्ट, क्योंकि उन लोग भी बहुत ही पीड़ा सहे थे ब्रिटिश से. तब इन लोग के ब्रिटिश के स्वभाव से बहुत परेशान हो गए थे. तब इन्होंने सोचा कि नहीं हम लोग को रिव्यू स्टार्ट करना, हम लोग को एक रिव्यू स्टार्ट कर ताकि हम लोग ब्रिटिश के अंदर में नहीं रह सके. यस. विच वर फर्मली सरप्राइज द ब्रिटिश मतलब जो रिव्यू स्टार्ट हुआ जो 1800 के बीच में जब ट्राइबल पीपल्स, लोकल पीपल्स, पीजन, जमींदार सबने एक रिव्यू स्टार्ट किया, वो ब्रिटिश को बहुत ही सरप्राइज किया. और ये रिव्यू हमारा अगर आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी के बाद ये चाहे ब्रिटिश हमारा रिवोल्ट हमारा चाहे हम लोग ब्रिटिश से एंड भी हो सकते थे, हम लोग का ब्रिटिश का रूल खत्म भी हो सकता था. ये क्योंकि रिवोल्ट चारों तरफ से फैल गया था, लेकिन कुछ ऐसा रीजन था जिसकी वजह से हमारा रिवोल्ट फेल्स हो गया. क्यों फेल हो गया वी विल डिस्कस इन द लेटर. क्लियर. तो पहले हम लोग कहें क्या क्या रीजन था कि हमारा ये रिवोल्ट हुआ, क्या किस रीजन से ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ, क्यों पीपल्स लोग इतने उतावले हो गए कि हम लोग को ये रिवोल्ट चाहिए, हम लोग को ब्रिटिश से छुटकारे. तो रिवॉल्ट 1857 इज नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. तो रिवॉल्ट 1857 को हम लोग फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कह रहे. क्यों कि ये रिवॉल्ट से ही हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था. बाकी अदर्स कंट्रीज में भी जो हमारे ब्रिटिश लोग जो ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हुए थे उन लोग को भी ये रिवॉल्ट से बहुत ज्यादा प्रेरणा मिला कि नहीं हम लोग को इससे ब्रिटिश से हम लोग को अपने कंट्री से हटाना है, हम लोग को अपना खुद की पॉलिसीज लगाना, अपने खुद को रूलिंग करना है. तो हमारा ये रिवॉल्ट 1857 हम लोग को बहुत ही एज अ फर्स्ट वॉर इंडिपेंडेंस भी कहा गया है कि इस रिवॉल्ट से ही हम लोग स्टार्ट हुए ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने के लिए. उसके पहले भी बहुत से नियम निकले लेकिन हर कुछ रीजन की वजह से हमारा वो रिवॉल्ट फेल होता था. तो हम अभी इस चैप्टर पढ़ेंगे कि क्या रीजन था हम लोग का, व्हाट आर द कॉजेस फॉर द रिवॉल्ट ऑफ 1857, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वी नो क्या क्या रीजन था ये रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ. ठीक है. तो the revolt happened exactly a century after the battle of Plassey. बैटल ऑफ प्लासी के बाद ये रिवॉल्ट 100 साल तक चला था. मतलब 100 साल मतलब सेंचुरी मतलब 100 साल तक ये रिवॉल्ट चला था.
इस रिवॉल्ट से ऐसा लगता था कि हमारे ब्रिटिश से हम लोग फ्री हो जाएंगे। तो क्या लिखा है, had it been successful it will be ended the British rule in India। ये रिवॉल्ट से ऐसा लगता था कि हम लोग सक्सेसफुल होंगे, हम लोग ब्रिटिश से फ्री हो जाएंगे, लेकिन ड्यू टू सेवरल शॉर्टकमिंग द ब्रिटिश रूल इंडिया अपॉन अनदर 90 years। कुछ ऐसा रीजन था, क्या रीजन था, हम ऐसे शॉर्ट में बता रहे कि हम लोग में एज अ यूनिटी नहीं था, हम लोग के इंडियंस में यूनिटी नहीं थी, हम लोग का एक मेन लीडर्स नहीं था जो हम लोग को एक यूनिटी बना सके। कुछ नवाब की ऐसी आदत थी जो हम लोग नहीं कर पा रहे थे, जिसको तो हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर फेल्यूर्स ऑफ द रिवोल्ट में। लेकिन इसकी वजह से हमारा जो हम लोग जो 90 ईयर्स हम लोग फिर ब्रिटिश को झेले थे। अगर रिवॉल्ट 1857 में और भी तेजी से अच्छे से कुछ उनका कमांड होता तो शायद ब्रिटिश हम लोग को 90 ईयर्स और नहीं हम लोग झेलते, लेकिन कुछ ऐसा रीजन होने की वजह से हम लोग को ब्रिटिश हम लोग के ऊपर फिर से 100 साल तक हम लोग के ऊपर राज किया था। क्लियर? तो नेक्स्ट वी विल कम व्हाट आर द रीजन, क्या रीजन था कि हम लोग का रिवॉल्ट 1857 बहुत हुआ, कौन कौन लोग इसमें पार्टिसिपेट किए थे और क्यों रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था। क्लियर? तो फर्स्ट नवाब लूज देयर पावर्स। फर्स्ट था नवाब लूज देयर पावर। कैसे नवाब पावर अपना लूज किया था, क्यों नवाब लोग अपने पावर लूज करने लगे। तो फर्स्ट वी नो सिंस मिड 18th century नवाब एंड राजा हैड बीन सीन देयर पावर इरोडेड। तो 18th century से जो नवाब और राजा लोग अपने देखा उन लोग का धीरे धीरे पावर उन लोग का खत्म होते जाता, ब्रिटिश लोग धीरे धीरे हर पूरी कंट्री को कैप्चर करते जाता, हर जो किंगडम था राज्य था उसको एनेक्स करते जा रहा। तो ये 18th century से नवाब शुरू लगने लगा कि हमारा धीरे धीरे पावर हमारा खत्म हो रहा, हमारा जो सम्मान वो सब हमारा धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। दे हैड ग्रेजुअली लॉस्ट देयर ऑथोरिटी एंड ऑनर। उनका जो पावर था, जो सम्मान था, वो टोटली लॉस्ट हो चुका था। रेसिडेंट हैड बीन स्टेन्ड इन मेनी कोर्ट्स, फ्रीडम ऑफ द रूलर्स रिड्यूस्ड, the armed force was disbanded and the revenue and the territories taken away by the states. Resident had been stayed in many courts। मतलब resident means क्या था, मतलब जो ब्रिटिश के आर्मी थे वो हम लोग के राजा में आके एज वन ऑफ द मेंबर्स में मतलब किंगडम्स में आके रहने लगे। उन लोग अपना वहां पर रहने लगे, भी लोग यही रहेंगे और यही पूरा आज वन ऑफ द एम्प्लॉय होके आपके राज्य में काम करेंगे। लेकिन रेसिडेंट होने से क्या था, वो अगर जैसे वो घर में पहले तो वो घुसे, पहले उसमें अपना रखना था है कि किस तरह से राज में घुसे, घर में रहने से उन लोग को वहाँ की पूरी पॉलिसी मालूम होनी चाहिए कि राजा लोग के पास कितने वेल्थ है, उनकी पावर क्या है, क्या रूलिंग पावर्स क्या है, तो वो चीज देखने लगे। तो ब्रिटिश लोग ने पहला काम क्या किया, पहले रेसिडेंट्स बनाया घर में, किसी के हम लोग किंगडम के पास जाके पहले वर्क करना स्टार्ट किए। धीरे धीरे वो नवाबों को अपने कैप्चर्स में लगने लगे, किंग्स के अपने कैप्चर्स में लगने लगे कि अपने वेल्थ के बारे में उन्होंने अपने बताने लगे, तो उन लोग को मन में और लालच होने लगा। तो इससे धीरे धीरे नवाब अपनी जितनी पावर्स है, जो वेल्थ है, जो ब्रिटिश के सामने अपनी सब बताने लगे। क्लियर? एंड द रेवेन्यू एंड द टेरिटरीज टेकन अवे बाय द स्टेट। और जितनी भी रेवेन्यू है और टेरिटरीज है वो सब ब्रिटिश धीरे धीरे नवाब से बोला कि वो हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, आप लोग बैठ के आराम करिए, हम लोग आपका रेवेन्यू भी कलेक्ट करें, जो भी कलेक्शन होगा हम आपको देंगे। लेकिन ऐसा थोड़ा, जब उनके पास वो वेल्थ आने लगा तो धीरे से उनके पास कैप्चरिंग पावर बढ़ गई, तो वो नवाब की धीरे धीरे रेवेन्यू भी देना बंद करने लगे। इससे क्या धीरे धीरे उनकी पूरी टेरिटरी, जितनी इंडिया की कंट्रीज में कितनी टेरिटरी थी, जितनी धीरे धीरे सब टेरिटरी उनकी चली गई। तो सिर्फ एक टेरिटरी बचा था, कौन सा था? अवध। अवध वॉज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरी टू बी एनेक्स्ड। एक ही टेरिटरी बचा था अवध, जो उसको लेना था। इन 1801 subsidiary alliance was imposed by the British and declared that the territory was being misgoverned and the British rule needed to be ensure a proper administration। तो जो 1801 में देखा कि एक अवधि ऐसा टेरिटरी बचा था जिसको ब्रिटिश से कैप्चर करना था, तब उन्होंने ब्रिटिश ने क्या नया पॉलिसी बनाया कि आपका जो अवध है ये मिसगवर्न हो रहा है, मतलब अच्छे से राज्य नहीं चल रहा है। अब इसमें ब्रिटिश की जरूरत है कि ब्रिटिश उसको प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन रूलिंग सिस्टम बनाए ताकि ये जो टेरिटरी अच्छे से रूल चल सके। तो इसकी वजह से क्या हुआ, उन्होंने अवध को भी कैप्चर कर लिया। अवध को कैप्चर करने से बाद क्या हुआ, उन्होंने नई पॉलिसी लगाया कि किस तरह से उनकी सब टेरिटरी कैप्चर क्यों करें, कैसे करें। तो नई पॉलिसी लगाया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से आपने पढ़ा होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था जिसमें any king does not have any male hair that parts of the country territory will be annexed by the British। तो इसके लिए भी
कुछ राजाओं ने लड़ा, मोस्टली इसके खिलाफ किसने लड़ा? रानी लक्ष्मीबाई ने लड़ा था। उसने कहा था कि अगर कोई किंग का अगर मेल हायर नहीं है तो अडॉप्टेड सन विल बी रिप्रेजेंट एज एनेक्स ऑफ दैट किंगडम, मतलब वो जो एनेक्स मतलब जो अडॉप्टेड सन है वो उस टेरिटरी का राजा बन सकता है आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर और किंग। क्लियर? तो वो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसीज को हटाना है, क्योंकि अगर कोई अडॉप्टेड सन है तो उसको हम लोग आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर और हस्बैंड द अडॉप्टेड सन विल बी बिकम द हेयर ऑफ द किंगडम, मतलब उस किंगडम का राज। लेकिन ऐसा ब्रिटिश ने इस पॉलिसी को अप्लाई है। नाना साहब भी थे जो पेशवा राय बाजी के अडॉप्टेड सन थे, उन्होंने भी कहा था कि ये आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर द पेंशन विल बी गिवन टू मी। लेकिन ब्रिटिश की पॉलिसी इतनी बढ़ गई थी, इतनी पावर बढ़ गई थी, उन्होंने ये सब पॉलिसी भी इनको नहीं माना। लक्ष्मीबाई की और जो भी पॉलिसी वो नहीं, आप लोग जो अगर किसी किंगडम का पावर नहीं है तो मेल हायर ने दैट टेरिटरी विल बी एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश। ठीक है? तो ये सब पॉलिसी था, जो डिफरेंट पॉलिसी था, नए नए पॉलिसीज ब्रिटिश बना रहे थे कि किस तरह से हमको कंट्रीज पर राज करना, अपना पावर एस्टैब्लिश करना है। तो जब उन्होंने उनका नेक्स्ट पॉलिसी क्या था? उनकी पॉलिसी था कि मुगल्स पावर को टोटली एंड करना था। मुगल पावर को कैसे एंड करेंगे हम लोग? तो बहादुर शाह जफर थे, उन्होंने डिक्लेयर किया, कंपनी ने डिक्लेयर किया, मतलब ब्रिटिश ने डिक्लेयर किया आफ्टर द बहादुर शाह जफर तो मुगल डायनेस्टी विल बी कम टू एंड, बिकॉज उसकी जो फैमिली है, जो बच्चे हैं, उन लोग को एज ए दिल्ली में रेड फोर्ट में भेज दिया जाए कहीं और रहने के लिए। लेकिन आफ्टर द बहादुर शाह जफर द मुगल डायनेस्टी विल बी कम टू एंड। ब्रिटिश ने डिक्लेयर किया बहादुर शाह जफर के बाद मुगल की कोई डायनेस्टी नहीं रहेगी, अब उसकी पावर खत्म हो जाएगी। पूरी पावर किसके अंदर में आ जाएगा? ब्रिटिश के अंदर में आया। तो इस तरह धीरे धीरे जब नवाब लोग अपने पावर्स को लूज करने लगा, उन्होंने अपनी पावर्स, ऑथोरिटी, जो सम्मान था, सब चीज धीरे धीरे जाने लगा, तो उनको लगा कि हम लोग की जो पावर है, हम लोग की जो है वो धीरे धीरे, उन लोगों को लगा कि नहीं, हम लोग को कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि हम ब्रिटिश का अपना टेरिटरी वापस ले सके। तो उन्होंने फिर स्टार्ट किया, लेकिन उसके लिए उन्होंने, उनकी पावर सही नहीं हो पाई, उनके पास जब पूरी वेल्थ चली गई तब जाकर उनको स्टार्ट हुआ। तो उसकी वजह से उनका ये रिवॉल्ट जो 1857 था फेल हुआ। तो ये था नवाब किस तरह से लोगों को पावर को लूज किया था, इसकी वजह से हमारा ये रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ। जब पूरा पावर उनका हट गया तब उनको लगा कि नहीं, अब हम लोग को भी अपना राज वापस लेना है ब्रिटिश से, तो उन्होंने एक नया रिवॉल्ट स्टार्ट किया, तो जो हमारा 1857 के रिवॉल्ट के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट दैट द पीजेंट एंड द सिपॉय, किस तरह से पीजेंट एंड सिपॉयज ने इस रिवॉल्ट में हिस्सेदार लिया, क्या रीजन था पीजेंट एंड सिपॉयज ने हिस्सेदार लिए, क्यों लिए और क्या क्या रीजन था? तो पीजेंट एंड जमींदार रिसेंटेड हाई टैक्स एंड द रिजिड मेथड ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। पीजेंट और जमींदार में भी हाई रेवेन्यू सिस्टम, मतलब जितना भी उनका प्रोडक्शन हो रहा था उसमें एक फिक्स रेवेन्यू सिस्टम, आपका प्रोडक्शन हो या ना हो, मतलब उनको फिक्स रेवेन्यू देना है। अब भले सूखा पड़ जाए या बरसात हो जाए, कुछ भी हो, उससे उनसे नहीं, मतलब उन्होंने एक फिक्स रेवेन्यू फिक्स कर दिया, आपको हमको देना है, जिसकी वजह से बहुत से पीजेंट लोग टैक्स भी नहीं दे पा रहे थे और जिसकी वजह से उनका लैंड ब्रिटिश के अंदर में धीरे धीरे चला जाता। तो वो भी पीजेंट कुछ लोग ऐसे हो गए थे कि बिना खाए रह जाते, मर जाते थे, पर जब लैंड ही उनके पास नहीं रहेगा तो कहाँ पर वो करेंगे, फार्मिंग करेंगे। तो वो भी एक रीजन था जो रिवॉल्ट का एक कारण बना था। क्लियर? Many failed to pay back their loans and the money lenders had gradually lost their land they had till for generations। मतलब बहुत लोगों ने अपना लैंड भी खो दिया क्योंकि वो लोन्स रिपे नहीं कर पा रहे थे और जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो ब्रिटिश के अंदर में रहते गया, वो टैक्स नहीं पे कर पा रहे थे। क्लियर? The Indian sepoys, they were unhappy about their pay, allowance and the condition of the service। यहाँ पर तो पीजेंट और जमींदार के बाद है। अब सिपॉयज मतलब जो कंपनी, जो ब्रिटिश के में अपना जो कंपनी एज आर्मी में वर्क एज काम कर रहे थे, उन लोग भी अनहैप्पी थे उनकी पॉलिसी से। क्यों? क्योंकि उनकी पे, अलाउंस एंड कंडीशन सर्विस अच्छी नहीं थी। जो ब्रिटिश आर्मी को एज ए इंडियन आर्मी को मिलना चाहता वो
कंपनी नहीं दे रही थी, ब्रिटिश नहीं दे रही थी, वो सिर्फ ब्रिटिश आर्मी को बेनिफिट दे रही थी। एज अ सेम वर्क के लिए इंडियन आर्मी को वो बेनिफिट नहीं मिल रहा था, उनकी सैलरी कम दी थी, उनको जो फैसिलिटीज दे रहा था वो भी नहीं मिल रहा था, उनकी अलाउंस नहीं मिल रहा था, उनकी सर्विस अच्छी नहीं थी, और अकॉर्डिंग टू देयर पोस्ट उसको वो जॉब भी नहीं मिल रहा था। मतलब जो वेल क्वालिफाइड भी होने के बाद उनको एज ए लोअर पोस्ट में जॉब दिया जा रहा। इसकी वजह से ये जो इंडियन सिपाही थे उन लोग भी बहुत इसके खिलाफ स्टार्ट हुए कि नहीं, अब हम लोग को भी अपना हक लेना है, तो इसके लिए भी एक रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ। यस, some of the new rules moreover violated their religious and sensibility and belief। तो कुछ ऐसा ये था, पॉलिसी था जो इंडियन आर्मी के रिलीजियस की बिलीफ थे। कुछ ऐसा था जैसे इन्होंने एनफील्ड राइफल जो बनाया था, एनफील्ड राइफल इसमें काऊ के उससे बनाया गया था, जिसकी वजह से इंडियन सिपाही वो बुलेट्स को यूज ही नहीं कर रहे थे, काऊ के मांस से उनका ये बना था, कार्टरिज बना था। तो ये भी एक रीजन था कि बहुत से इंडियन आर्मी ब्रिटिश आर्मी से हो गया था, हट गया था कि हम लोग उसमें वर्क नहीं करें। क्लियर, सेंसिटिव बिलीफ। ये था जो पीजेंट एंड सिपाहीज थे, जो हम लोग का रिवॉल्ट 1857 और रिवॉल्ट 1800 में स्टार्ट हुआ था, जिसकी वजह से हमारा रिवॉल्ट 1857 स्टार्ट हुआ था। तो ये भी एक रीजन था, पीजेंट एंड सिपाहीज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस। नेक्स्ट, द रेस्पॉन्स टू रिफॉर्म। रेस्पॉन्स टू रिफॉर्म में क्या हमारा रिफॉर्म मतलब ब्रिटिश क्या सोचा कि हम अब इंडिया की पावर बढ़ते जा रही थी, मतलब इंडिया का रिवॉल्ट बढ़ते जा रहा था, मतलब सब लोग एक साथ हो रहे थे कि हम लोग को ब्रिटिश को हटाना है। तो ब्रिटिश एक नई पॉलिसी स्टार्ट किया, कि अगर इन लोग की पावर को तोड़ना है तो हम लोग को एक ऐसी पॉलिसी बनाए ताकि ये लोग अगर लगे कि हाँ ये ब्रिटिश जो हमारे इंडिया के बेनिफिट्स के लिए कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या पॉलिसी बनाया? द ब्रिटिश बिलीव दैट द इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म। ब्रिटिश क्या बिलीव किया कि इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म, मतलब इंडियन सोसाइटी को एक नए तरीके से बनाए। तो इंडिया में पहले तुम लोग भी जानते थे सती सिस्टम था, चाइल्ड मैरिज था, लड़कियों को पढ़ाया नहीं जा रहा। तो ये सब चीज ब्रिटिश लोगों ने देखा कि ये बहुत लैक था इंडिया के लिए, लैक ऑफ बेनिफिट था। अगर इस चीज को हम रिफॉर्म करें, मतलब एक नए तरीके से सती सिस्टम हटा दे, चाइल्ड एजुकेशन दे दे, इंग्लिश एजुकेशन बढ़ा दे, तो हमसे इससे लगेगा कि उनको लगेगा कि इंडिया को लगेगा कि ब्रिटिश हमारा हेल्प कर रहा है। तो ये भी एक ब्रिटिश की पॉलिसी थी कि इंडिया को कैप्चर करने के लिए कि हम उसकी सोसाइटी को रिफॉर्म करें। वो क्या क्या रिफॉर्म किया था? लॉस एंड पास टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती एंड एनकरेज द रीमैरिज ऑफ विडो। मतलब सती सिस्टम हटाना और रीमैरिज और विधवा प्रथा हटा रहे, मतलब विडो का दोबारा शादी करने का उन्होंने एक पॉलिसी स्टार्ट किया। मेनी इंडियंस बिगेन टू फील द ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग द रिलीजियस एंड द सोशल सिस्टम एंड द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। लेकिन कुछ लोगों ने इसका सहानुभूति दिया कि हाँ ठीक है, सती सिस्टम हटाना चाहिए, किसी को ऐसे नहीं जलाना चाहिए, विडो रीमैरिज भी बेस्ट था कि ठीक है विडो को भी अपनी जीवन जीना चाहिए, चाइल्ड मैरिज भी अच्छा था, वो भी हटाया गया, वो भी अच्छी पॉलिसी थी जो ब्रिटिश ने लगाया था। वो कुछ पॉलिसी ऐसी थी ब्रिटिश को, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे इंडिया में जो ट्रेडिशनल बिलीफ में थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ब्रिटिश हमारे रिलीजियस से खिलाफ खेल रहे हैं, मतलब हमारी जो सोसाइटी, हमारी जो संस्कृति है उसके खिलाफ जा रहे हैं। उससे ये क्या था कि ब्रिटिश को हमारे ट्रेडिशनल्स के साथ नहीं खिलवाड़ कर देंगे, वो हमारे जो रिलीजियस है उसके साथ हम वो नहीं खिलवाड़ खेलेंगे। तो वो चीज था, ब्रिटिश में डिस्ट्रॉइंग द रिलीजियस एंड सोशल सिस्टम ऑफ द ट्रेडिशन। तो वो ब्रिटिश को, इंडियंस को, सब कुछ ऐसे इंडियंस को लगा कि नहीं, हमारे ब्रिटिश हमारे ट्रेडिशन के साथ खिलवाड़ कर, हमको ये चीज नहीं करना है, हमको कैसे ही इस रिजल्ट से हमको ब्रिटिश को हटाना है। तो वो भी एक रीजन था कि ब्रिटिश को कैसे हमें एक रिवॉल्ट के लिए स्टार्ट हुआ था कि हम लोग को ब्रिटिश इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम को हम लोग नहीं हटाएंगे। जो ब्रिटिश का रूल है वो कुछ लोगों ने माना था, लेकिन सब लोगों ने नहीं माना था इसको। क्लियर? तो ये था कुछ रीजन था जो हमारा रिवॉल्ट को स्टार्ट होने का रीजन था। ठीक है, तो ये था नवाब पावर्स, पीजेंट एंड सिपाही एंड रेस्पॉन्स ऑफ द रिवॉल्ट। ये कुछ ऐसा रीजन था जिससे हमारा ये रिवॉल्ट 1800 का रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था। Next we will discuss about what are the main causes for the revolt 1857. So come to the next point, that is the main causes of the revolt 1857. तो अभी हमने अपने पढ़ा था इसमें कि कौन लोग थे जो रिवॉल्ट स्टार्ट किए थे, क्या रीजन था? बहुत सा रीजन था जिससे रिवॉल्ट। मेन कॉजेस ऑफ रिवॉल्ट 1857 का
ये 4 कॉजेस लिया जाता है, पॉलिटिकल कॉजेस, इकोनॉमिक एंड सोशल कॉजेस, मिलिट्री कॉजेस एंड इमीडिएट कॉजेस। ये मेन रीजन है जो हमारे रिवॉल्ट 1857 का मुख्य रीजन था, कॉजेस था, जिससे हमारा रिवॉल्ट चारों तरफ पूरे कंट्री में, इंडिया में स्टार्ट हुआ था। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द पॉलिटिकल कॉजेस। क्या पॉलिटिकल कॉजेस था जिससे हमारा रिवॉल्ट 1857 बहुत ज्यादा पूरे कंट्री से फैला था? तो फर्स्ट कॉजेस इज द डायलिसिस पॉलिसी, दैट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। डायलिसिस पॉलिसी मतलब लॉर्ड डायलिसिस थे, उन्होंने एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स का एक पॉलिसी स्टार्ट किया था कि कंट्री इंडिया में कि इफ एनी ऑफ द किंग डज नॉट हैव एनी मेल हायर देन हिज टेरिटरी विल बी एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश। क्लियर? मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स क्या था? एक पॉलिसी था जो डायलिसिस द्वारा स्टार्ट किया गया था। उसमें ये था कि अगर किसी किंग्स के कोई मेल मतलब लड़का नहीं है, वो टेरिटरी, वो किंग पूरे ब्रिटिश के अंदर में चला जाएगा। ठीक है, तो ये एक मेन रीजन था जिसमें हमारे रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहब के जो बेटे थे, पेशवा राय बाजी के जो बेटे थे नाना साहब, उन्होंने इसके खिलाफ जंग छेड़ा कि नहीं, ये ऐसा नहीं हुआ। अगर किसी राजा का सपोज अगर मेल चाइल्ड नहीं है तो एडेप्टेड सन विल बिकम द हेयर ऑफ दिस टेरिटरी। मतलब अगर कोई एडेप्टेड सन कर ले, मतलब कोई अडेप्ट कर लिया हुआ सन वो, तो वो उसका किंगडम का राजा बन सकता है। लेकिन डायलिसिस ने ऐसा इस पॉलिसी को कहा कि नहीं, अगर किसी का मेल हायर नहीं देन दैट किंगडम विल बी एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश। तो ये भी एक वन ऑफ द मेन रीजन था। और नाना साहब जैसे पेशवा राय बाजी के बेटे थे, उन्होंने भी कहा था कि अगर आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर द पेंशन विल गिवन टू द नाना साहब। तो उन्होंने भी बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अडॉप्टेड सन को ऐसा कुछ पॉलिसी नहीं देगा कि उसका राज्य उसको मिल सकता है। तो ये भी एक मेन कॉजेस था, पॉलिटिकल कॉजेस था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, जिसकी वजह से हमारा रिवॉल्ट 1857 स्टार्ट हुआ। क्लियर? तो एक पॉलिसी ये था। नेक्स्ट दूसरी पॉलिसी का, बिसाइड दिस द रिमूवल ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ द ग्रेट मुगल, द एनेक्सेशन ऑफ द अवध was the refused the pension of the ex-Peshwa Bajirao to wounded the sentiment of the Hindu as well as the Muslim। तो ये जो हमने बताया भी पेशवा बाजीराव पेशवा जो थे, तो उन्होंने भी पेंशन का जो बात स्टार्ट किया था, जिसकी वजह से ब्रिटिश ने उसकी पॉलिसी को हटा दिया, नेगोशिएट किया कि नहीं कि हम इसको, आपकी ये जो पॉलिसी है वो नहीं होगा। आप जो जिसकी वजह से हिंदू मुस्लिम्स में बहुत ज्यादा ये हुआ कि नहीं, ये हमारे टेरिटरी को एनेक्ट कर ले रहे हैं, आज जो हमारा ही है वो हमसे ले रहे हैं। तो उसके वजह से ये हमारा रिवॉल्ट 1857 स्टार्ट हुआ। तो वन ऑफ द मेन कॉजेस फॉर द पॉलिटिकल कॉजेस फॉर द रिवॉल्ट 1857 दैट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स और डायलिसिस पॉलिसी भी बोलते हैं। क्लियर? तो ये जो हमारा पॉलिटिकल कॉजेस जिससे हमारा रिवॉल्ट 1857 स्टार्ट हुआ था। क्लियर? नेक्स्ट इकोनॉमिक एंड सोशल कॉजेस क्या है जो हमारा रिवॉल्ट 1857 स्टार्ट हुआ था? तो पहले था पीजेंट्स एंड जमींदार resented the high taxes and the rigid method of revenue collection। पीजेंट्स और जमींदार पर हाई रेवेन्यू सिस्टम, मतलब लैंड पर रेवेन्यू सिस्टम, टैक्स कलेक्शन बहुत ज्यादा फिक्स कर दिए थे, जिससे पीजेंट्स और जमींदार उस टैक्स को पे नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं पे पा रहे? क्योंकि उस समय हमारा जो इतना डेवलप नहीं था, हमारा कहीं कहीं सूखा पड़ जाता, कहीं कहीं पानी की वजह से पूरी फसल लगा, जिससे पीजेंट्स लोग को बहुत नुकसान हो जाता था। वो ब्रिटिश लोग उसको नहीं मानते थे। उनको वो था कि जितना हमारा रेवेन्यू फिक्स है दैट शुड बी पेड बाय द पीजेंट्स एंड द जमींदार। वो पीजेंट्स और जमींदार को पे करना, चाहे आपको कुछ भी हो, आपका प्रोडक्शन हो या ना हो, लेकिन आपको टैक्स पे करना। तो जिसकी वजह से उनका कर्जा बढ़ते जाता था पीजेंट्स का। तो एक साल सूखा पड़ गया जिसकी वजह से उनका टैक्स नहीं दे पाता है। तो नेक्स्ट किसी कर्जा लेकर टैक्स पे करे तो उनका क्या हो, डे टू डे बाइज उनका रेवेन्यू बढ़ते जा रहा है। रेवेन्यू बढ़ते जाने की वजह से उनका टोटल लैंड विल बी कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश। वो अपने लैंड को गिरवी करके अपना टैक्स पे करे, लेकिन ऐसा लास्ट में मूवमेंट है वो पूरा लैंड ही ब्रिटिश के पास लाए, जिससे पीजेंट और जमींदार को भी बहुत सा ज्यादा ये हुआ कि हमको अननेसेसरी मेरे लैंड्स को लोग कब्जा कर रहे हैं। तो इसकी वजह से भी एक रीजन था जिससे हमारा रिवॉल्ट 1857 स्टार्ट हुआ था। क्लियर? तो पीजेंट और जमींदार ने भी ये रिवॉल्ट स्टार्ट किया। Next, the Indian sepoy were unhappy about their pay, allowance and the condition of the service। The Indian sepoys थे, उन लोग भी ब्रिटिश के जो पॉलिसीज थे, जो सोशल पॉलिसी थे, मतलब उनके पे, अलाउंस और कंडीशंस ऑफ सर्विस से खुश नहीं थे। उनको बहुत ही कम वेजेस दिया जा रहा था,
कम पे दिया जा रहा था अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन। तो ये भी एक रीजन था जिससे हमारा रिवॉल्ट 1857 स्टार्ट हुआ था। India, which was once rich and self-sufficient country, became a source of raw material for the British industries. They affected the Indian industry quickly and made his artisan jobless. तो जो इंडिया एज सेल्फ सफिशिएंट रॉ मटेरियल का सोर्स था, उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश से वो जो इंडिया में रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता वो ब्रिटिश लेते जाने लगे। तो जो इंडियन के आर्टिसन थे, जो वहाँ पे इंडियन के फैक्ट्री से जो वर्कर्स थे, उन लोग क्या, उन लोग पास जब रॉ मटेरियल उन लोग क्या प्रोड्यूस करे, तो उसके उन लोग भी बहुत ही जॉबलेस, बहुत से वर्कर जॉबलेस हो गए, क्योंकि उनका रॉ मटेरियल पूरा ब्रिटिश लोग अपने कंट्री में लेते जाते, तो अपने वहाँ पर प्रोडक्शन करते थे, वहाँ से माल सप्लाई करके इंडिया में लाते थे। इसके वजह से हमारा जो इंडियन के वर्कर्स थे वो उन लोग जॉबलेस है। तो इन लोग जॉबलेस होने का जिस क्या हुआ, इन लोग मोस्ट ऑफ द वर्कर्स क्या किया, उन लोग एग्रीकल्चर लैंड से कि हम लोग एग्रीकल्चर, लेकिन जैसे ऑलरेडी एग्रीकल्चर में ऑलरेडी एक प्रेशर्स में से पीजन्स और जमींदार, क्योंकि उनको ऑलरेडी उनको हाई रेवेन्यू पे करना था, उनकी जमीन चली जा रही थी, जिसकी वजह से हमारा हाई रेवेन्यू टैक्स भी हो रहा था। तो जो जॉबलेस आ रहे थे वर्कर्स, वो अगर लैंड में भी जाए तो कहाँ, उनका कोई प्रोडक्शन ही नहीं है, तो उनका जो प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, तो उन लोग कहाँ से वो खाते हैं। इसके वजह से एक बहुत ही मेन कॉजेस हुआ जिससे हमारा रिवॉल्ट 1850 है कि क्यों खाली भूखे मरने से अच्छा अपना जमीन वापस लो, अपने हक के लिए लड़ो। ये चीज माइंड सबके अंदर आ गया, जो वर्कर्स और पीजेंट्स के अंदर, कि अगर भूखे रहने से अपनी चीज के लिए दूसरों को देने से हम लोग भूखे मरने से अच्छा हम लोग अपनी रिवॉल्ट लड़ने के लिए तैयार हो। तो ये भी एक रीजन था जिससे हमारा रिवॉल्ट 1857 स्टार्ट हुआ। यस, द ऑर्थोडॉक्स इंडियन डिड नॉट लाइक द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न कल्चर इन इंडिया। तो एज द इंडिया का पावर जब देखा कि रिवॉल्ट स्टार्ट हो गया, तो ब्रिटिश लोग ने एक पॉलिसी बनाया कि हम लोग इंडिया को एज अ सोसाइटी को रिफॉर्म करेंगे। सोसाइटी रिफॉर्म कर, तो उन्होंने क्या किया, सती सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, एजुकेशन सिस्टम को स्टार्ट किया। तो जो इंडियन ऑर्थोडॉक्स है वो कहा कि हमारी इंडियन सोसाइटी को हम लोग चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग वेस्टर्न कल्चर से हम लोग खिलाफ थे। तो ये भी एक रीजन था जिससे हमारा रिवॉल्ट 1857 स्टार्ट, क्योंकि उन लोग का बिलीव था कि हमारा जो इंडियन कल्चर है हम लोग को वही चलेगा, हम लोग वेस्टर्न कल्चर को अप्लाई नहीं करेंगे, हम लोग वेस्टर्न कल्चर से अप्लाई करेंगे, हम लोग जो प्रथा है वो सब बदले। तो वो भी एक रीजन था जिससे हमारा रिवॉल्ट 1857 स्टार्ट हुआ था। मोस्ट ऑफ द इंडियन ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज डिड नॉट अप्लाई द वेस्टर्न कल्चर, उन लोग वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट नहीं किए, उन्होंने इंडियन कल्चर को ही बेस्ट माना, और उसकी वजह से भी एक और ब्रिटिश लोग वेस्टर्न कल्चर को एक्सप्लेन, और उन्होंने क्रिश्चियनिटी स्टार्ट कर दिया कि आप लोग वो रिलीजियस आर्टिकल जो इंडियन के बहुत ही विरुद्ध था, जो इंडिया, इसलिए ये एक कॉजेस था जिससे हमारा रिवॉल्ट 1857 स्टार्ट हुआ। क्लियर? तो ये था पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सोशल कॉज। नेक्स्ट वी विल कम टू द मिलिट्री कॉजेस। मिलिट्री कॉजेस में क्या है? मिलिट्री कॉजेस था, द सिपाहीज वर अनहैप्पी because they could not rise in the job and had no right to become an officer, how the material they may be. तो सिपाहीज जो थे वो बहुत ही अनहैप्पी थे। क्यों? क्योंकि जो वो अगर वो अच्छी क्वालिफिकेशन थे, उनके पास वो मेट्रिकुलेट सर्टिफिकेट होने के बाद भी उनको उस पोस्ट पर जॉब नहीं दिया जा रहा था। तो बहुत ऐसे इंडियन पीपल्स भी थे जो वेल क्वालिफाइड, मतलब कितने एग्जाम्स क्वालिफाई किए थे, लेकिन उनको उस पोस्ट पर जॉब नहीं दिया जा रहा था, उनको एज अ क्लर्क, एज अ लोअर पोस्ट पे जॉब दिया। इससे बहुत से इंडियन सिपाहीज को भी बहुत ही ये लगा कि हम लोग को एज अ क्वालिफिकेशन होने के बाद भी हम लोग को ये जॉब क्यों नहीं मिल रहा। उसके वजह से ये रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था। सिपाहीज लोग भी ने रिवॉल्ट स्टार्ट किया कि नहीं, हम लोग को आज हम लोग को वेल क्वालिफाइड होने को हमको एज अ एक्चुअल जॉब जो जिसके लिए हम हैं वो हमें मिलना चाहिए। क्लियर? ये एक कॉजेस था जो मिलिट्री कॉजेस था जिससे हमारा रिवॉल्ट 1857 स्टार्ट हुआ था। द सिपाही ऑल्सो डिड नॉट लाइक टू प्रोलैंड द कैंपेन इन अ डिस्टेंट लैंड। और ब्रिटिश ने एक और पॉलिसी बनाया था कि एज ए इंडियन आर्मी होने की वजह से आप लोग को बाहर देश में, मतलब दूसरी कंट्री से फ्रॉम द ब्रिटिश साइड से लड़ना होगा, लेकिन ब्रिटिश लोग मतलब ब्रिटिश के तरफ से आपको इंडिया से बाहर जाके लड़ना हो, जो इंडिया के सिपाही तैयार नहीं हुए। क्यों नहीं चाहे? क्योंकि पहले उन लोग की बिलीव थी कि अगर हम लोग इंडिया से बाहर चले जाएंगे तो हम लोग के रिलीजियस चेंज हो जाएगा, हमारे फेथ चेंज है। तो यही एक रीजन था जिससे इंडियन रिफ्यूज किए कि नहीं, हम लोग बाहर कंट्री में एज ए ब्रिटिश के तरफ से नहीं लड़ेंगे। तो ये भी एक रीजन था जो ब्रिटिश के खिलाफ उन्होंने खड़े हुए कि नहीं, ये इस रिफ्यूजल को उन्होंने कैंसिल किया कि नहीं, हम लोग एज अ
बाहर देश में आज ब्रिटिश की तरफ से हम लोग नहीं लड़ेंगे। इसके वजह से भी एक रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ 1857 का। यस, the sepoys were forced to go abroad, which again they did not like because the state did not allow them to cross the sea. तो बाद में बहुत जल्दी जाओगे, you have to cross the sea for the war, मतलब किसी और दूसरे वॉर के लिए ब्रिटिश की तरफ से आपको जाना पड़े तो cross the sea, लेकिन नहीं जाओगे तो आपको उस जॉब से हटा दिया जाए। तो ब्रिटिश इससे बहुत से इंडियन आर्मी को बाहर जाना पड़ा ताकि वो ब्रिटिश की तरफ से लड़ सके। क्लियर? वो भी एक रीजन था जिससे हमारा रिवॉल्ट 1857 स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, द सिपाहीज आल्सो फेल्ट गिल्टी बिकॉज दे हैड टू फाइट अगेंस्ट देयर ओन कंट्रीमैन। तो सिपाहीज के मन में ये भी फेल्ट हुआ कि आज अ कंट्री है, हमारा इंडिया कंट्री होने पर हम लोग ब्रिटिश की तरफ से क्यों लड़े? जो हम ब्रिटिश की तरफ से लड़े वो अपने लिए, अपने कंट्री के लिए क्यों नहीं लड़े? तो वो भी एक माइंड में उनके आया इंडियन सिपाहीज के कि हम लोग पास ताकत है, हमारी ताकत है, लेकिन हम लोग लड़ रहे हैं दूसरों के लिए। क्यों दूसरों के लिए? हम वही चीज अपने कंट्री के लिए लड़े। तो वो भी एक माइंड में उसके इंडियन सिपाहीज के फेस में आया कि अगर हम ब्रिटिश के लिए दूसरी कंट्री से लड़ सकते हैं तो हम अपनी ही ताकत बनाए ताकि हम इस ब्रिटिश से लड़ सके जो हमें हमारे ऊपर राज कर रहा है, हम जिसको हमको हर तरफ से एक्सप्लॉइट कर रहा है। हमारी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब नहीं दे रहा, हमें उस हिसाब से सैलरी नहीं मिल रहा, हमारा अलाउंस नहीं दे रहा, हमको बेनिफिट नहीं दे रहा। तो वो भी एक रीजन है जिससे हमारा कंट्री इंडियन सिपाहीज के मन में आया कि नहीं, हमको ब्रिटिश के खिलाफ लड़ना है, हमको एज अ रिवॉल्ट स्टार्ट करना है। तो वो भी एक कॉजेस था जिससे हमारा ये रिवॉल्ट 1857 का स्टार्ट हुआ। तो दिस इज द मिलिट्री कॉजेस फॉर द रिवॉल्ट 1857। नेक्स्ट, द लास्ट इज द इमीडिएट कॉजेस। इमीडिएट कॉजेस क्या था जिससे हमारा रिवॉल्ट 1857 बहुत ज्यादा स्प्रेड हुआ? क्या इमीडिएट? तो इमीडिएट कॉजेस क्या था? द आउटब्रेक वाज स्पार्क्ड बाय द इंट्रोड्यूसिंग द इनफिल्ड राइफल to prevent the iron cartridge from rusting. The cartridge was greased. Besides this was the sepoys were supposed to bite at the end of this cartridge before use. तो ये था जो हमारा एक इनफिल्ड राइफल था, जो इमीडिएट कॉजेस था हमारा रिवॉल्ट 1857 का। उसमें ये हुआ था जो इंडियन सिपाही जो इनफिल्ड राइफल यूज करते थे उसमें ये स्प्रेड हुआ, रिमोट स्प्रेड हुआ कि ये इसको पहले मतलब गोली निकालने से पहले उसको ग्रीस करना पड़ता है। ये तुम लोग जानते होगे कि राइफल को ग्रीस करना, तो वो ग्रीस उससे रिमोट से फैला था कि वो जो ग्रीस जो बना है वो काऊ और पिग के मांस से बना हुआ है, मतलब उसकी चर्बी से बनती है। तो इससे जो इंडियन सोल्जर्स थे उन लोग एज ऑर्थोडॉक्स लोग ये मान के हम लोग को एज मुंह से खींचना पड़ता था, अगर हम लोग छुए तो हमारी धर्म भ्रष्ट है। तो उन्होंने उनके मन में ये रूमर्स फैला कि हम लोग काऊ के मांस जो हम लोग काऊ पूजा कर रहे हैं, हम लोग कभी काऊ के मांस को हम लोग से ये नहीं करेंगे कि हम लोग के मुंह में छुए जिससे हम लोग को पाप पड़े। वो भी एक था इमीडिएट कॉजेस था जिससे हमारा रिवॉल्ट 1857 है। जो इनफिल्ड राइफल बना जिसको ग्रीस करने के लिए rumors spread that the fat used to grease the cartridge was made of fat of the cows and the pig. काऊ के फैट और पिग के फैट से वो ग्रीस बनता था जो इनफिल्ड राइफल्स को हम लोग ग्रीस करते थे, मतलब अंदर को ग्रीसिंग करने के काम में वो फैट्स यूज होता था। जो इंडियन सोल्जर्स के खिलाफ है कि हम लोग ये फैट्स नहीं छुए क्योंकि हमारे धर्म के खिलाफ है, हम लोग ये चीज काऊ और पिग के फैट्स को नहीं छुएंगे। तो ये भी एक रीजन था इनफिल्ड राइफल हम लोग आर्मी को जॉब को छोड़ने का रीजन था कि हम लोग अगर इस चीज को करें तो हमारा धर्म, तो वो भी एक रीजन था जिससे हमारा रिवॉल्ट 1857 स्टार्ट हुआ था। So these are the main causes for the revolt 1857. These are the main important reasons for the revolt 1857. So have you